I welcome you in this orientation class for geography. जी, आपकी यूपीएससी और जेकेपीएससी एग्जाम की ओरिएंटेशन हुई है, एज इनकी एग्जाम क्या है, किस बारे में है एग्जाम, राइट? वो पहली हो चुकी है। सो अगर मैं आपसे क्विकली पूछूं कि जो ज्योग्राफी है, ये किस पार्ट में आता है, किस पेपर में आता है, किस पेपर में आता है? एटलीस्ट ये तो आपको पता होना चाहिए ना, किस पेपर में आता है। मेंस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? मेंस की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जेकेपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, दैट इज कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, राइट? एंड यूपीएससी जो कर रहा है, दैट इज सीएससी, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, राइट? उसमें और बाकी जो है 3 टायर एग्जाम वहां पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक? प्रीलिम्स की मैं बात अभी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछ रहा हूँ कि मेंस में कितने पेपर्स हैं, थोड़ा आपका रिविजन हो जाएगा। कितने पेपर है मेंस में, बताओ कितने? यू कैन काउंट, बताओ। एक मुझे समझ आ रहा है, GS1, GS2, GS3, GS4, ऑप्शनल, पेपर 1, ऑप्शनल पेपर 2, यही है। इसके अलावा हमारे पास ऐसे पेपर और उसके पहले एक पेपर होता है लैंग्वेज का, लैंग्वेज पेपर, और ये क्या होता है, क्वालिफाइंग होता है, क्वालिफाइंग होता है। ये सब आपको पता है, ठीक है? मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कितने मार्क्स, राइट? यहाँ पे भी 250, ठीक। यही है ना, ठीक। 2013 से पहले there was no GS3 paper in UPSC civil services exam and there were 2 optionals before 2013. आफ्टर 2013 उसके बाद यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में रिफॉर्म्स हुए और दो ऑप्शनल पेपर्स को कैंसिल किया। पेपर तो 2 होते थे, सब्जेक्ट एक ही लिया गया और उसके बदले GS4 लाया गया, ठीक है? और केएस में ये रिफॉर्म आया 2018 वाले बैच के बाद, राइट? 2018 के बैच। उससे पहले केएस में इसी तरह 2 ऑप्शनल्स हुआ करते थे और वो एक एडवांटेज भी माना जाता था। जैसे कि आज जैसे यूपीएससी में एग्जाम होता है, दैट इज कॉल्ड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का मेंस एग्जामिनेशन अलग होता है, लेकिन उसका जो प्रीलिम्स होता है यूपीएससी इन सीएससी का प्रीलिम सेम होता है। फिर अगर प्रीलिम्स में हायर मार्क्स होते हैं किसी के, वो क्वालिफाई कर जाता है किसके लिए, ही कैन गिव द मेंस ऑफ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जो मेंस होता है उसमें 2 ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पे भी दैट इज जो स्टेट गेजेटेड फॉरेस्ट सर्विस है उसमें भी 2 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है? तो ऐसे भी एग्जाम्स हैं जहाँ पे ऑप्शंस 2 हैं, ठीक। लेकिन हम अपने डिस्कशन को कन्फाइन करेंगे यहाँ सिविल सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और खासकर ये जो क्लास होने वाली है इसमें हम ओरिएंटेशन देखेंगे, सिलेबस देखेंगे और सिलेबस को ब्रेक डाउन करेंगे, मेनली ज्योग्राफी का। क्लियर है बात? ठीक, चलिए। अब इन GS1, GS2, GS3, GS4 में सबसे पहले क्या, जब आप इस प्रिपरेशन में आते हो ना, सबसे पहले जो इनिशियल फेज होता है ना, आपके इनिशियल दिन, तो आपको नहीं आ रहा है समझ कि GS में कितने, GS1 में कितने सब्जेक्ट्स हैं, GS2 में कितने सब्जेक्ट्स हैं, GS3 में कितने। तो सबसे पहले क्या होता है, आपके जहन में जाना चाहिए कि सिलेबस क्या है, मेरी बाउंड्रीज क्या है। क्लियर? अनलेस यू नो द बाउंड्रीज ऑफ द सिलेबस जो डिफाइन की है, चाहे जेकेपीएससी ने की है या यूपीएससी ने की है, उसके अलावा उसके बगैर तो आप मतलब आप में भी भटक सकते हो। तो इसका ये मतलब है कि इस प्रिपरेशन में आपको जो सिलेबस है वो मेमोराइज करना है। ऑफिशियल सिलेबस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? यूपीएससी का ऑफिशियल सिलेबस और जेकेपीएससी का, ठीक है? क्योंकि अब एग्जाम जो है ओवरलैप कर रहा है। जब जेकेपीएससी सीएससी सीसी एग्जाम जो है ये बराबर वही एग्जाम है, जो वैसा ही सिलेबस है, सेम एग्जामिनेशन है, तो आपको एक ही सिलेबस याद रखना है, कोई मसला नहीं। तो GS1 की मैं अगर बात करूं तो इसमें सब्जेक्ट्स आते हैं हिस्ट्री, ठीक है ना? हिस्ट्री में जिसको एमैक कहते हैं। एमैक का मतलब क्या है, एंशिएंट, मिडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर, और उसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री
इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री, ये तो हिस्ट्री का पोर्शन हो गया। इसके अलावा देयर इज जियोग्राफी और शाबाश सोसाइटी। मीन्स कि 250 का जो पेपर है, जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे इन्हीं 5 सब्जेक्ट्स में पूछेंगे। क्लियर? अब बताओ GS2 में कितने? शाबाश, कौन कौन सा सब्जेक्ट है? शाबाश, हाँ हाँ, GS2 में एक तो पॉलिटी, गवर्नेंस, ओके, देन कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल रिलेशंस और है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस। कितने पेपर, कितने सब्जेक्ट्स हैं GS2 में? पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड सोशल जस्टिस। नाउ GS3, हाँ, इकोनॉमिक्स नहीं है। देयर इज अ vast difference between economics and economy. Economy is the word, right? It is not economics. Economy, ठीक है, बहुत फर्क है। ये एक ही सब्जेक्ट, एक होती है इकोनॉमी, दूसरा है इकोनॉमिक्स, ये अलग अलग है, ठीक है। और यूपीएससी सिविल सर्विसेज के जो सिलेबस में है, द वर्ड इज इकोनॉमी। दैट मीन्स आपको पीएचडी रिसर्च नहीं करनी है, आपको रिसर्च स्कॉलर नहीं बनना है इकोनॉमिक्स में। आपको रफ आइडिया होना चाहिए कि हाउ डज द इंडियन इकोनॉमी वर्क्स, या वर्ल्ड इकोनॉमीज कैसे क्या फंक्शन कर रही है, वैसे। क्लियर? तो इसमें है द इकोनॉमी और साइंस एंड टेक और इंटरनल सिक्योरिटी, एनवायरमेंट, शाबाश, एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, राइट? क्लियर? और GS4 एथिक्स एंड एप्टीट्यूड, एथिक्स एंड एप्टीट्यूड, ठीक। और ऑप्शनल, वो इट इज अप टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टूडेंट, वो कौन सा ऑप्शन लेगा, उसके हिसाब से उसका सिलेबस यहाँ पे नहीं देखा जाएगा। क्लियर? इस पेपर को भी, इन 2 पेपर्स के बारे में हम उतना बात नहीं करेंगे, ठीक है। पहले तो मैं ये बताऊं कि GS1, GS2, GS3 में इन 3 कंपोनेंट्स में, हर एक कंपोनेंट में एक मेन सब्जेक्ट होता है, मेन सब्जेक्ट जिस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। अगर मैं GS1 की बात करूं तो यहाँ पे हिस्ट्री है, ठीक। अगर मैं GS2 की बात करूं तो यहाँ पे पॉलिटी है, और अगर मैं GS3 की बात करूं तो यहाँ पे इकोनॉमी है, ठीक। बाकी जो कंपोनेंट्स हैं दोज आर सेकेंडरी इन नेचर। क्लियर है बात? ठीक। अब प्रीलिम्स की भी जब बात होती है, वहां पे मोर क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम दीज मेन सब्जेक्ट्स, दैट इज हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक। क्लियर है बात? लेकिन ये तो सिलेबस आपके जहन में रह चुका है। सिलेबस कॉपी आपने डाउनलोड की है कहीं से? हाँ, सिलेबस कॉपी जी, PDF मिला है आपको, उसको प्रिंट करवाया है? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आपको मैं कहाँ से, साइट से, यूपीएससी की साइट से? नहीं, मैं कह रहा हूँ आपने, अच्छा कोई बात नहीं, वो आपको मिल जाएगा, लेकिन आपने कोई डाउनलोड किया है? ठीक है, कोई। चलिए हम अपना डिस्कशन जो है कंटिन्यू करते हैं GS1 पे। और GS1 का जो पोर्शन है दैट इज दी जियोग्राफी। जियोग्राफी, ठीक है। पूरा इसका जो सिलेबस है उसका ब्रेक डाउन करो, ठीक। और साथ साथ आप लिखोगे भी। जब हम क्लासेस की इसको बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम हमारे जहन में रफ आइडिया होना चाहिए कि हमें कहाँ से क्या करना है, ठीक है। क्लियर बात? तो जब आप सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए ज्योग्राफी पढ़ते हो तो ज्योग्राफी को पढ़ना है दो, या तो आप एक अप्रोच ले सकते हो, कोई भी स्टूडेंट आता है वो अपने तरीके से पढ़ता है, मैं पहले ये बुक्स कवर करूंगा, फिर ये बुक्स कवर करूंगा, ये बुक्स कवर करूंगा। लेकिन मैंने देखा है, और रिसेंट ईयर्स का जो ट्रेंड है कि जियोग्राफी जो है अब स्टैटिक से हट रहा है। अब वैसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि उनका डायरेक्ट लिंक सिलेबस से नहीं है, डायरेक्ट लिंक सिलेबस से नहीं है। अगर आप यूपीएससी का सिलेबस भी देखोगे उसमें लाइंस लिखी है, डिफाइंड सिलेबस कुछ नहीं, ठीक है, डिफाइंड सिलेबस नहीं है।
उस सिलेबस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मुश्किल है। मतलब उसने ऊपर लिखा सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, सेलिएंट फीचर्स, और कुछ डिफाइन ही नहीं किया है। अब आप क्या सेलिएंट फीचर्स पढ़ोगे, ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी में कुछ 2-4 पॉइंट्स लिखे हैं। इसी तरह लिखा है फिर जो कहते हैं इसको इकोनॉमिक ज्योग्राफी में या एनवायरमेंटल ज्योग्राफी में, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट रह जाता है पहले तो उस सिलेबस को क्या करना, ब्रेक डाउन करना, सो दैट आगे जो है आप जब ज्योग्राफी को कवर करना स्टार्ट करोगे, पढ़ना स्टार्ट करोगे, आप उसी थीम को फॉलो करो, उसी थीम को फॉलो करो। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अगर मैं ज्योग्राफी का ब्रेकडाउन, सिलेबस ब्रेकडाउन देखूं, सिलेबस ब्रेकडाउन देखूं, सिलेबस ब्रेकडाउन, तो ज्योग्राफी को डिवाइड करते हैं हम यूजुअली 3 एरियाज में, ठीक है। एक तो फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, सेकंड इज ह्यूमन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, और ये मैं वर्ल्ड फिजिकल की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसके साथ इकोनॉमिक पार्ट भी लिखना, ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक, ठीक है। और एक अलग से दैट इज इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। लेकिन एक चीज यहां पे ध्यान रखना है, ये तीनों कंपोनेंट्स आपस में ओवरलैप भी हो जाएंगे। ओवरलैप वो हम आगे देखेंगे कैसे ओवरलैप होते हैं। लेकिन सबसे पहली कैटेगराइजेशन कि सिलेबस जो है ज्योग्राफी का वो 3 हिस्सों में कैटेगराइज होता है, क्लासिफाई होता है। एक तो वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, देन ह्यूमन ज्योग्राफी, देन इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी या इंडियन ज्योग्राफी, ठीक, क्लियर बात। यहां पे मैं आपको एक चीज और ऐड करने को बोलूंगा, दैट इज कि ज्योग्राफी में हर साल, अगर मैं मेंस की बात करूंगा, मेंस में ज्योग्राफी से, ज्योग्राफी का वेटेज कितना है बाय मार्क्स, कितना वेटेज है यूपीएससी सिविल सर्विस के मेंस में या जेकेपीएससी के GS1 में जो सवाल आते हैं उसमें ज्योग्राफी का वेटेज कितना है। वेटेज मतलब 250 में से कितने मार्क्स आते हैं। हैव यू सीन द पेपर, अपने GS1 का पेपर देखा है? नहीं देखा है, ये देखना चाहिए था। तो रफली जो है वेटेज वो आती है समथिंग बिटवीन 70 to 80 मार्क्स, 70 to 80 मार्क्स ज्योग्राफी से आते हैं। और ये जो 70 और 80 मार्क्स, 70 से 80 मार्क्स के बीच जो भी वेटेज रहता है, बहुत इजी है स्कोर करना। और अगर आपको GS1 में अच्छा स्कोर लाना है तो ज्योग्राफी को करना ही करना है, दिस इज मस्ट। और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं आपको, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्योग्राफी क्रूशियल कंपोनेंट है। हर साल आप देखते हो ज्योग्राफी अकेला जो है 14 से 18 के बीच में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 14 से 18 के बीच में क्वेश्चंस, 14 to 18 क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दिस सेक्शन। और अगर इसके साथ में एनवायरनमेंट जोड़ दूं, अगर इसके साथ में एनवायरनमेंट जोड़ दूं, क्योंकि एनवायरनमेंट ज्योग्राफी आपस में क्या करता है, ओवरलैप करता है, तो आप मान के चलिए 25 प्लस क्वेश्चंस आते हैं सेक्शन से। सो इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अगर ज्योग्राफी को आप मान के चलो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, ठीक है, कि आपके जहन में होना चाहिए। तो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, ज्योग्राफी में अच्छा स्कोर करना ही करना है। अगर आप में वो डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट नहीं बिल्ड हो रही है तो इट इज गोइंग टू हार्म योर प्रिलिमिनरी, अल्लाह बचाए, प्रिलिमिनरी पोर्शन और जैसे कि मेंस पोर्शन, ठीक है। मेंस वही देगा जिसका प्रीलिम्स पास होगा, करेक्ट हो ना? सही बात। चलिए अब देखते हैं कि हमारा जो ये सिलेबस है जिसको हमने ब्रेक डाउन किया है 3 थीम्स में, वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी और इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, इसमें क्या कंपोनेंट्स हमें कवर करने हैं, इसमें क्या कंपोनेंट्स हमें क्या करने हैं, कवर करने हैं। फिर उन कंपोनेंट्स में व्हाट इज द सिलेबस, क्लियर बात। ऐसे आपको ये सिलेबस सारा लिखना है। अगर मैं वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी की बात करूं, प्लस वर्ल्ड मैपिंग, ये इंपॉर्टेंट है इसका, वर्ल्ड मैपिंग,
इसको आप अलग से मान लो। वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी और इसके साथ वर्ल्ड मैपिंग। देन वी हैव ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, human and economic geography, and then Indian geography. ठीक, लेट अस गो वन बाय वन। अब वर्ल्ड फिजिकल में हमें क्या कवर करना है ये आपको समझ में आना चाहिए। व्हाट डू वी हैव टू कवर इन वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी? क्लियर? यहां तक तो इजी है, ये तो सिलेबस ही है, वो कोई मसला नहीं। वर्ल्ड फिजिकल में सबसे पहले यूनिवर्स एंड इट्स origins, यूनिवर्स एंड इट्स origins, ठीक। सेकंड, जियोमॉर्फोलॉजी, ये यूनिट्स की मैं बात कर रहा हूं, ठीक। देन वी आर फॉलोड बाय क्लाइमेटोलॉजी, and then we are followed with oceanography. With this we have to connect all this with खासकर ये जो तीन एरियाज हैं, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशिनोग्राफी, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड मैपिंग हमको ये सब कवर करना है जब भी हम इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक। दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर? अब इसको पहले छोड़ दीजिए आप, ठीक है। नाउ कम टू इंडियन ज्योग्राफी। अब इंडियन ज्योग्राफी में क्या क्या हमें कवर करना है? इंडियन ज्योग्राफी इज स्पेसिफिक टू व्हाट? इंडिया। अब इसमें लोकेशन ऑफ इंडिया, लोकेशन ऑफ इंडिया, देन फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया या फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, then drainage of India, drainage patterns या systems, इसके बाद climate of India, location, physiography, drainage as well as climate of India, और फिर कुछ मिसलेनियस पार्ट इसमें रह जाता है, मेनली यही है, ठीक। ये सारे पोर्शंस इंडियन ज्योग्राफी में, क्लियर? अब ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये ओवरलैप करता है वर्ल्ड के साथ भी और इंडियन के साथ भी, लेकिन अब हम जब यूपीएससी के क्वेश्चंस देखते हैं, मेंस की मैं बात कर रहा हूँ, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये और ये, दिस इज नॉट आस्क्ड इन प्रीलिम्स, दिस इज आस्क्ड इन मेंस एग्जामिनेशन, यू हैव टू बी क्लियर जब हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी डिस्कस करेंगे। अब ह्यूमन ज्योग्राफी में हमें और ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हमें करना क्या है, इसमें क्या पूछा, जैसे पॉपुलेशन स्टडीज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, जैसे इसमें सेंसस वगैरह, ठीक है। इसमें बात होती है जैसे ट्राइबल बेल्ट्स की, ट्राइबल बेल्ट्स ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, ट्राइबल बेल्ट्स ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, ठीक। किन पॉकेट्स में इंडिया में ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स या कास्ट रहती हैं, और ये सब हमें तभी पता चलता है जब हम पॉपुलेशन स्टडीज करते हैं, वर्ल्ड की करेंगे या इंडिया की करेंगे। इसके अलावा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज एनर्जी रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज, और ये बोथ इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड, एनर्जी रिसोर्सेज बोथ इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड। अब इस एनर्जी रिसोर्स में हमें क्या करना होता है, जैसे क्रिटिकल मिनरल्स की बात होगी, इंडिया में क्रिटिकल मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, या वो मिनरल्स जो इंडिया की हेवी इंडस्ट्री को क्या करती है, सपोर्ट करती है,
एज एन एग्जाम्पल आयरन है, बॉक्साइट है, अदर मिनरल्स है, इनका वर्ल्ड और इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, वर्ल्ड और इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ठीक। ये एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक। इसके बाद बात करेंगे एक सेकेंड। हाँ, जैसे एनर्जी रिसोर्सेज और इसमें एग्जाम्पल हमारे पास है मिनरल्स, ठीक। एग्जाम्पल जैसे कोल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कोल डिस्ट्रीब्यूशन, इसी तरह पेट्रोलियम रिसोर्सेज और ये रिसोर्सेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड। और ये क्यों इंपॉर्टेंट रह जाता है एनर्जी रिसोर्सेज, इसके साथ ह्यूमन ज्योग्राफी में हम देखते हैं कि आज GS1 में अब सवाल आते हैं जिनका लिंक होता है GS3 के साथ भी और GS2 के साथ भी, ठीक। अब हम देखते हैं एक दो क्वेश्चंस अब ऐसे आ रहे हैं मेंस एग्जामिनेशन में, यूपीएससी में खासकर, है तो वो ज्योग्राफी का सवाल लेकिन उसका लिंक होता है GS2 के IR के साथ और GS3 के इकोनॉमी के साथ, खासकर एग्रीकल्चर, ठीक। अब इसलिए मैं क्यों बोलता हूं कि योर प्रिपरेशन एंड जब आप इन सब्जेक्ट्स को कवर करें, जब हम यहाँ पे ज्योग्राफी को कवर करेंगे, जरूरी है कि हमें लिंक करना है ज्योग्राफी को जहां पे हमें लगे विद समटाइम्स IR, विद समटाइम्स इकोनॉमी, विद समटाइम्स IR, विद समटाइम्स इकोनॉमी। ये जहन में अभी मान के चलो इंडिया में जब रशिया यूक्रेन वॉर चला तो इंडिया में कोल का जो है इंपोर्ट वो क्या हो गया, कोल का जो इंपोर्ट है वो डिस्टर्ब हो गया, अफेक्ट हो गया, क्या हो गया, हैव यू हर्ड अबाउट दिस? जब रशिया एंड यूक्रेन वॉर चल रहा था तो इस टाइम इंडिया में क्या हुआ, इंडिया का सबसे पहले यहां पे मैं सिर्फ एक एग्जांपल देता हूं, चलो मैं पहले इंडिया को बनाता हूं, ठीक है, अगर बना तो ठीक है, ठीक है, वरना मेरी ट्राई क्या हो जाएगी, हाँ बेकार, नहीं बेकार होने नहीं देंगे, अब जो भी है, हाँ हाँ ठीक है, बना ठीक कि नहीं, हाँ बना ठीक, बना ऑलमोस्ट बना ठीक है, अब हम ऑलमोस्ट से काम चल जाएगा हमारा, ठीक है। अब कोल की प्रॉब्लम होगी इंडिया, इससे क्या इंडिया जो है इंपोर्ट कर रहा था अपना कोल, कहां से, इंडिया वाज इंपोर्टिंग कोल फ्रॉम रशिया, इंडिया वाज इंपोर्टिंग कोल फ्रॉम रशिया। तो लेकिन रशिया और यूक्रेन वॉर चल रहा था तो क्या मसला होता है इकोनॉमी में, आप पढ़ोगे कि जो उनको हम कहते हैं इकोनॉमी में ट्रांसमिशन चैनल्स वो डिस्टर्ब होती हैं, क्या होती हैं, या ट्रांसमिशन और ट्रेड चैनल डिस्टर्ब होते हैं, ट्रांसमिशन और ट्रेड चैनल डिस्टर्ब होती हैं, उससे क्या हो जाता है कि ये बराबर जो है इंपोर्ट पहुंच नहीं पाता है या लेट पहुंचता है या कभी पहुंचता ही नहीं है, ये डिपेंड करता है आपके रिलेशंस क्या है किसके, क्योंकि कभी भी दुनिया में किसी का कोई भी वॉर चलता है ना तो वहां पे पोलराइजेशन स्टार्ट हो जाती है, क्या हो जाती है, हाँ रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में होती है स्टार्ट पोलराइजेशन, IR में पढ़ोगे, पोलराइजेशन का मतलब होता है कि अब फैक्शन स्टार्ट होती है कि रशिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा था नाटो या वेस्ट और रशिया अकेला था, तो इंडिया को क्या करना था, बैलेंस करना था, वेस्ट को भी अपसेट नहीं करना था और रशिया को भी अपसेट नहीं करना था, तो वहां पे आपका जियोपॉलिटिकल स्किल कैसा है, आपकी रिलेशंस कैसी हैं, फॉरेन रिलेशंस, वो सब आपके जहन में आनी चाहिए, ठीक है। तो लेकिन मैं अपने डिस्कशन को यहाँ पे ज्योग्राफी की ये बाउंड्रीज में ही आपको बोलूंगा, ठीक है। तो रशिया और यूक्रेन वॉर चल रहा था, इंडिया में कोल जो है इंपोर्ट नहीं हो रहा था, तो जब क्वेश्चन ऐसे आता था, सपोज आएगा यूपीएससी स्टूडेंट के पास मेन में, उसको ये मसला पता होना चाहिए ना पहले कि रशिया इंडिया सबसे पहले कोल इंपोर्ट करता क्यों है, क्या इंडिया के पास अपने रिसोर्सेज नहीं है कोल के, ठीक है, क्या इंडिया के पास अपने रिसोर्सेज नहीं है कोल के, तो ये तो पता होना चाहिए, उसको पता है कि यहाँ पे एक प्लेट्यू है दैट इज कॉल्ड छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, वहां पे इंडिया के हेल्दी कोल रिजर्व्स हैं और ये जो है इट इज पार्ट ऑफ द लार्जर
पेनिनसुलर प्लेटियम, लार्जर पेनिनसुलर प्लेटियम। लेकिन इंडिया का जो पेनिनसुलर प्लेटियो है, इंडिया जो है असल में जब इंडिया बन रहा था, और इंडिया सारा कहाँ था पहले, साउदर्न हेमिस्फीयर में, तो इट वाज पार्ट ऑफ दैट इज कॉल्ड दी गोंडवाना लैंड, ठीक है, गोंडवाना लैंड, इट वाज पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, जियोलॉजिकल हिस्ट्री इसकी जो है गोंडवाना लैंड। तो इंडिया वाज पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, इट डिटैच्ड फ्रॉम द गोंडवाना लैंड सम 220 मिलियन ईयर्स अगो, करेक्ट है बात, 220 मिलियन ईयर्स अगो, देन इट ड्रिफ्टेड अपवर्ड्स अपवर्ड्स अपवर्ड्स, फिर आपको पता है कि ये यहाँ ऊपर क्या है, यहाँ ऊपर यूरेशियन प्लेट है, इसके साथ टकराया, देयर वाज द फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयास, करेक्ट बात है। तभी हम देखते हैं ये जो पोर्शन है पेनिनसुलर प्लेटियो एंड सम पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल दिस नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ये ओल्डेस्ट पार्ट है, ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म, इनकी जियोलॉजिकल हिस्ट्री जो है बहुत पुरानी है, ओल्ड है, और यहाँ पे इसकी जियोलॉजिकल हिस्ट्री जो है बहुत न्यू है, ये न्यू, करेक्ट है बात। तो जो भी इंडिया में मिनरल्स वगैरह पाए जाएंगे पेनिनसुलर प्लेटियो में वो ज्यादा है। मैं कोल की बात करूं, कोल जो है, फिर आपको ये समझ में आना कि इंडिया में कोल तो पाया जाता है, किस बेल्ट में पाया जाता है, पेनिनसुलर को यहाँ इस पोर्शन में पाया जाता है। सर अगर पाया जाता है फिर क्यों हम इंपोर्ट करते हैं, ये भी स्टूडेंट पूछता है, मैं जस्ट आपको एग्जांपल देता हूँ। तो वहां से मसला आ जाता है कि इंडिया के पास कोल तो है, लेकिन वो वाला कोल नहीं है जो अच्छा कोल होता है, ठीक है। तो फिर जब ये आंसर में वो लिखना स्टार्ट करेगा तो उसको समझ आ जाएगा कि इंडिया के पास कोल जो है उतना अच्छा कोल नहीं है। लेकिन ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन अच्छा कोल है कौन बुरा कोल है, ये प्रोसेस पे, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल। कोल की 5 प्रोसेस होती है। जब कोल स्टार्ट, कोल क्या है सबसे पहले, कोल के बारे में कुछ जानते हो, कोल क्या है, मिनरल तो है, और इट इज यूज्ड एज व्हाट, एनर्जी पर्पस, आप याद करो, इट इज यूज्ड फॉर एनर्जी पर्पसेस, इट इज यूज्ड फॉर एनर्जी। जस्ट आपको रफ आइडिया, इट्स नॉट जस्ट हमें ज्योग्राफी को बस ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट से पढ़ना है, नो। यहाँ पे क्लासरूम में जो भी पढ़ोगे, हिस्ट्री को कभी लिंक करोगे ज्योग्राफी के साथ, और ज्योग्राफी को लिंक करना हिस्ट्री के साथ, हिस्ट्री को लिंक करना आईआर के साथ, हर एक सब्जेक्ट में लिंक्स बेटा, दिस इज द न्यू ट्रेंड, दिस इज द न्यू ट्रेंड। अब वैसे सवाल नहीं कि ज्योग्राफी का अलग सवाल, जरूरी होगा कि 5 सवालों में एक 2 सवाल ऐसे होंगे जिसमें लिंकिंग आपको लिंक करने होंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ, अभी बताऊंगा। तो प्रोसेस ऑफ कोल फॉर्मेशन में हमें पता है सबसे पहले देयर इज पीट फॉर्मेशन, पीट भी एक कोल है, फिर देयर इज लिग्नाइट बनता है यहाँ पे, लिग्नाइट के बाद बिटुमिनस कोल बनता है, बिटुमिनस कोल बनता है, और सबसे लास्ट में इसमें एंथ्रासाइड बनता है, एंथ्रासाइड बनता है, ठीक। सो सबसे सुपीरियर कोल क्या है, एंथ्रासाइड। ये हमें कैसे पता चलेगा, जब हम इनका पर ग्राम या पर केजी लेंगे, उसका कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे बात होती है कोल कौन सा अच्छा है, कैलोरीफिक वैल्यू। कोई भी फ्यूल कितना अच्छा है उसका कैलोरीफिक वैल्यू बताता है, कैलोरीफिक वैल्यू मतलब पर मोल या पर केजी कितनी एनर्जी देता है, क्लियर बात। लेकिन यहां से यहां तक जाने में टाइम पीरियड लगता है, जियोलॉजिकल टाइम पीरियड लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। इंडिया के पास जो कोल है दैट इज गोंडवाना कोल या बिटुमिनस कोल, गोंडवाना कोल। गोंडवाना कोल जो है इसको भी 226 मिलियन ईयर्स ही हुए हैं, 226 मिलियन ईयर्स ही हुए हैं फॉर्मेशन में। और कोलिफिकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैटर करता है जियोलॉजिकल टाइम, क्योंकि कोल वेजिटेशन सारा कुछ नीचे गया, उसमें सप्रेशन सप्रेशन वो आपको पढ़ा है क्लास 6 में, लेकिन उसमें प्रोसेस कितना टाइम लग रहा है। और सबसे सुपीरियर कोल जो हम यूरोप या टंड्रा रीजन में देख रहे हैं, खासकर रशिया में, ठीक है, उसको हम कहते हैं। और कोल जो मेन बना है, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ ये सब हम डिस्कस करेंगे जब हम जनरल ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, उसको हम कहते हैं क्रिटेशियस कोल। क्रिटेशियस कोल, क्रिटेशियस कोल का मतलब क्या होता है, कोल फॉर्म ड्यूरिंग क्रिटेशियस जियोलॉजिकल पीरियड ऑफ अर्थ, इसका जो टाइम पीरियड आता है दैट इज रफली अराउंड 336 मिलियन ईयर्स है। दैट इज व्हाई इंडिया का जो कोल है वो उतना एफिशिएंट नहीं है, उतना एफिशिएंट नहीं है। और इंडिया के पास कोई भी ऐसा कोल नहीं है जो क्रिटेशियस पीरियड से हम डिराइव कर सकते हैं। तो दैट इज व्हाई इंडिया के पास कोल रिजर्व्स तो हैं, लेकिन अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए इसको इंपोर्ट करना पड़ता है कोल। अब यहां से दूसरा सवाल, कोल ही क्यों, वाई कोल। अब आप यूपीएससी स्टूडेंट हो, क्यों कोल ही क्यों, वाई, ये भी समझ में आना चाहिए। वाई कोल, वाई कोल, ये एक टॉपिक पे लिंक मैंने आपको जस्ट एस्टैब्लिश करके, वाई कोल, ठीक है।
कोल हमें क्या देता है? एनर्जी। और इस टाइम पे दुनिया में सबसे मोस्ट क्रिटिकल रिसोर्स इज द एनर्जी। दुनिया में जितनी भी लड़ाइयां हो रही हैं, वॉर्स हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? एनर्जी। क्यों हो रहे हैं? इट इज अबाउट द एनर्जी। इसकी 2 एग्जांपल्स मैं दूंगा आपको। फिर से मैं इंडिया का मैप बनाऊंगा। क्लियर बात? आप भी फिर भी टाइम सीख जाओगे जब हम ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है? लड़कियां लड़कों से अच्छा मैप बनाते हैं। ये सच है कि झूठ है? हाँ हाँ, नहीं झूठ है। अच्छा बना सकते हैं, हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। अब इंडिया, ये इंडिया हो गया और यहां से मैं दूसरा पार्ट बनाऊंगा। हाँ, मिडिल ईस्ट, एशिया एंड अफ्रीका। आपको पता है दुनिया में जो ट्रबल स्पॉट्स माने जाते हैं, उनमें एक ट्रबल स्पॉट जो है वो दैट इज वेस्टर्न एशिया, जिसको हम मिडिल ईस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मिडिल ईस्ट। यहाँ पे वॉर चलते रहते हैं, चाहे वो इसराइल या पैलेस्टाइन वॉर हो, जो विच इज जो लेजिटिमेसी ऑफ लैंड उस पे है, या इससे पहले जितने भी वॉर यहाँ पे रहे हैं, मेनली उनका जो थ्रस्ट रहा है कि ये जो मिडिल ईस्ट, इसको ये अनस्टेबल ही रहे, अनस्टेबल। From last 60 years, it has been unstable. But why has it been unstable? यहाँ पे there are different players जो यहाँ पे खेल रहे हैं. Why? Because दुनिया के most richest petroleum reserves, दुनिया के richest petroleum reserves इस रीजन में पाए जाते हैं। तो तभी क्या कि वर्ल्ड ओवर जो है एनर्जी इज द मोस्ट क्रिटिकल रिसोर्स, ये आपको पता होना चाहिए। एनर्जी इज द मोस्ट क्रिटिकल रिसोर्स, एनर्जी इज द मोस्ट क्रिटिकल रिसोर्स। तो हर कोई कंट्री जो है, चाहे वो डेवलप, चाहे यूएस हो, चाहे रशिया हो, वो मोनोपोली चाहते हैं। क्या चाहते हैं? मोनोपोली चाहते हैं। और अपनी जो है जियोपॉलिटिकल बेस जो है वो इस पे चलती है कि कैसे हम एनर्जी ज्यादा से ज्यादा इस एनर्जी इन एनर्जी स्पॉट्स को कितना हम मोनोपोलाइज करें, ठीक है? तभी आप देखोगे जहां जहां पे भी रिचेस्ट एनर्जी रिसोर्सेज रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज निकली है जो बहुत अहम रखती है, फॉर द ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू, वहां पे ट्रबल रहा है। इंडिया में भी अगर आप देखोगे ना, इंडिया में आपने टर्म सुनी होगी एक, दैट इज कॉल्ड नक्सलिज्म। सुना है? इंटरनल सिक्योरिटी में आप पढ़ोगे नक्सलिज्म। इंडिया में एक इंटरनल प्रॉब्लम है, दैट इज नक्सलिज्म। नक्सलिज्म क्या है? ये एक इंटरनल रिबेलियन ग्रुप है जो स्टेट के खिलाफ लड़ रहा है। मेनली ये स्टेट कैपिटलिज्म के खिलाफ लड़ रहा है। किसके खिलाफ लड़ रहा है? स्टेट कैपिटलिज्म। तो ये क्या कर रहा है? इट इज काउंटरिंग स्टेट कैपिटलिज्म। क्लियर है बात? कैपिटलिज्म आप पढ़ोगे सारा, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म की आप इकोनॉमी में पढ़ोगे। ठीक है? मैं सिर्फ यहाँ पे स्टेट कैपिटलिज्म के खिलाफ लड़ रहा है। क्लियर बात? नक्सलिज्म अगर आप देखोगे, इसके पॉकेट्स, सिर्फ में पॉकेट्स कहां कहां पे ये थ्राइव करता है, ये इंडिया में थ्राइव करता है इस रीजन में। इफ यू सी इंडिया के जो रिचेस्ट मिनरल बेल्ट्स हैं, मिनरल बेल्ट्स वो मिनरल जो इंडिया की इंडस्ट्रियलाइजेशन को सस्टेन करता है। क्या करता है? हाँ, इंडिया की इंडस्ट्रियलाइजेशन को सस्टेन करने के लिए आपके पास मिनरल रिसोर्सेज होने चाहिए, और वो सारे मिनरल रिसोर्सेज इन ट्राइबल बेल्ट्स में है। कहां पे? यहाँ पे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, इस बेल्ट में पाया जाता है। और तभी जब इंडिया ने यहाँ पे एडवांस करना स्टार्ट किया आफ्टर इंडिपेंडेंस या बिफोर इंडिपेंडेंस द ब्रिटिशर्स, तो यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। यहाँ पे क्या हो गई? बिकॉज देयर आर क्रिटिकल मिनरल्स, देयर इज आयरन, देयर इज एल्युमिनियम, देयर इज कोल, देयर आर सो मेनी मिनरल्स which support India's infrastructure, which support India's energy infrastructure, which support India's industrialization. दैट इज वाई। तो यहाँ पे जब एडवांस किया तो यहाँ पे जो ट्राइबल पॉपुलेशन है
वो इससे अफेक्ट हो गई, ऑब्वियसली दे एडवांस्ड, तो यहाँ पे जो ट्राइबल इकोसिस्टम था यहाँ पे वो अफेक्ट हो गया, ट्राइबल इकोसिस्टम जो है वो अफेक्ट हो गया, तो मे बी इनको लगा कि वी आर बीइंग डिसएम्पावर्ड, तो दे स्टार्टेड अ रेबेलियन अगेंस्ट द स्टेट, ठीक है। तो इंडिया, अभी तक इंडिया हैज स्टिल दिस प्रॉब्लम इज रनिंग इन दीज बेल्ट्स ऑफ इंडिया, कि जहाँ पे क्यों हो रहा है, अगर यहाँ पे ये मिनरल रिजर्व्स नहीं होते तो इंडिया को एडवांस करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो कहने का मतलब ये है कि जहां जहां पे ये कोई भी क्रिटिकल मिनरल, कोई भी एनर्जी हॉटस्पॉट पाया जाता है, वहां पे प्रॉब्लम्स रही हैं और रहती हैं। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड ओवर जो पावर्स हैं वो मोनोपोली चाहते हैं। मोनोपोली का मतलब क्या है? कंट्रोल चाहते हैं, मैक्सिमम कंट्रोल चाहते हैं। क्लियर बात? तो हमारा इससे पहले डिस्कशन था कोल पे, कोल, ठीक है ना। तो कोल आपको पता है कि इंडिया में अच्छा कोल नहीं मिलता, ठीक है। फिर जब अगर रशिया यूक्रेन से लाना है तो ट्रेड चैनल जब डिस्टर्ब हो गई, इंडिया को एक क्या लेना था, एक साइड लेना था, या तो रशिया या तो वेस्ट के, ठीक है। तो इंडिया ने बहुत ही अच्छा हैंडल किया उस सिचुएशन को, बिकॉज रशिया ऑल्सो इम्पोर्ट्स गैस, नेचुरल गैस का भी अच्छा खासा एक्सपोर्ट होता है यहाँ से। ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊंगा, जब हम बोसोफोरस स्ट्रेट पढ़ेंगे उसमें मैं दिखाऊंगा कैसे क्या होता है, ठीक है। ब्लैक सी बहुत इंपॉर्टेंट है दुनिया में, ठीक है। तो ये सारा इफेक्ट हुआ, तो इससे क्या हो रहा था, इंडिया का जो है एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इफेक्ट हो रहा था। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर ये असल में सारा किसके साथ लिंक हो रहा है? अब ज्योग्राफी तो है, लेकिन लिंक हो रहा है किसके साथ? इकोनॉमी के साथ भी। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया में सबसे ज्यादा एनर्जी कहां से ली जाती है? कहां से ली जाती है? कहां से ली जाती है? शाबाश। तो कोल की ट्रेड चैनल्स डिस्टर्ब हो रही थी, तो उससे क्या हो रहा था? इंडिया का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो रहा था? डिस्टर्ब हो रहा था। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो रहा था। एनर्जी क्यों चाहिए? डोमेस्टिक जो भी है सारा कुछ एनर्जी चल रहा है, ये हमारा लेक्चर इटसेल्फ एनर्जी पे चल रहा है। हैड देयर नॉट बीन एनर्जी, तो सबसे लार्जेस्ट एनर्जी इनपुट कहां से आ रहा है? बताओ, शाबाश। लार्जेस्ट एनर्जी इनपुट कहां से आ रहा है? हाँ? आप लॉस्ट क्यों हो? व्हाई आर यू लार्जेस्ट? ये हमारा अर्थ है ना, अर्थ पे लार्जेस्ट एनर्जी इनपुट कहां से आ रहा है? सन से। सन इज दी, है ना, सनलाइट है ना, ये तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है जो अर्थ पे आ रही है। तो एनर्जी ही एनर्जी है। अब इंडिया में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे ज्यादा एनर्जी, एनर्जी यहाँ पे मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की मैं बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। देखिए कैसे लिंक होते हैं सवाल। और अगर आप यूपीएससी स्टूडेंट हो, जो कि आप हो, माशाल्लाह, लेकिन आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है, और ऐसे ही पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह। एनर्जी जनरेशन, इंडिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है थर्मल पावर प्लांट से। कहां से? थर्मल पावर प्लांट से। फिर होती है हाइडल में, फिर होती है न्यूक्लियर में। क्लियर? थर्मल पावर प्लांट्स इंडिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है, और इन थर्मल पावर प्लांट्स को चलाने में फ्यूल चाहिए ना, फ्यूल। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, क्लास 6, क्लास 7, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड। कोल में एनर्जी है, यहाँ पे इसको सस्टेन करता है कोल, कोल की एनर्जी कन्वर्ट होती है, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी निकलती है। तो इंडिया में अगर कोल की शॉर्टेज होती है तो इंडिया का जो थर्मल पावर प्लांट का जो सारा ग्रिड है ये अफेक्ट होता है। क्या होता है? अफेक्ट होता है। जब ये सिचुएशन हो गई तो इंडिया ने वन सोलर वन अर्थ मिशन स्टार्ट किया, और सोलर एनर्जी को हार्नेस करने का सबसे बड़ा प्रोग्राम स्टार्ट किया 2023 में, ताकि ये सिचुएशन आगे ना रहे, ठीक है। आगे और आपने सुना होगा, दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सुना है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब वर्ल्ड क्या कर रहा है? वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के पीछे भाग रहा है। बाय 2030 इंडिया को एक गोल मिला है कि आपको डीकार्बनाइजेशन करनी है वगैरह। लेकिन अगर इंडिया थर्मल पावर प्लांट्स को ही ज्यादा यूज कर रहा है तो यहाँ से तो पोल्यूशन निकलेगा। क्या करेगा ये? फिर आपने सुना होगा इकोनॉमी, कार्बन टैक्स आता है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, ताकि इंडिया अब जो है शिफ्ट, आप क्या कीजिए, आप एक एग्जिट, ग्रेजुअल एग्जिट लीजिए थर्मल से, आप हाइडल की तरफ जाइए, आप न्यूक्लियर की तरफ जाइए। सबसे क्लीन जो है दैट इज दिस न्यूक्लियर। लेकिन यहाँ पे जो वेस्ट निकलता है
वो उसको हैंडल करना बहुत अनसस्टेनेबल है, ठीक है, बहुत अनसस्टेनेबल है। और न्यूक्लियर में आपके पास यूरेनियम थोरियम के क्या होने चाहिए, अच्छे खासे रिजर्व्स होने चाहिए। इसमें अगेन न्यूक्लियर जो मिनरल्स हैं, रेडियो एक्टिव मिनरल्स हैं, वो भी क्या है, क्रिटिकल, दुनिया में हर जगह पे तो नहीं है, तो इनमें भी जहां पे पाए जाएंगे उनकी क्या चलेगी, फिर मोनोपोली चलेगी। क्लियर बात। अल्लाह ताला ने एक रूल बनाया है, क्या बनाया है, जिस रूल से ये पूरी दुनिया सस्टेन मतलब चल रही है। मान के चलो अगर इस दुनिया में 3 ही बंदे रह रहे होते हैं, मान लो आप 3 रह रहे होते हैं, ठीक, और आपके पास हर एक नियामत अल्लाह ताला ने दी होती है, हर एक रिसोर्स, क्या आपस में आप एक्सचेंज करते हैं? कंट्री ए, कंट्री 3 ही कंट्रीज है, कंट्री ए के पास भी सारी रिसोर्सेस है, कंट्री बी के पास भी, कंट्री सी के पास, क्या ये आपस में एक्सचेंज करेंगे, ट्रेड करेंगे? क्यों करेंगे ट्रेड? बिकॉज दे हैव एवरीथिंग। तो दुनिया चलती नहीं है। सो देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स, दैट इज व्हाई दिस वर्ल्ड इज वर्किंग, फंक्शनिंग। क्लियर बात। तो कैसे, मैं कोल की एग्जांपल इसलिए ले रहा था, तो कैसे शॉर्टेज ऑफ कोल, फिर आपको ये कैटेगराइजेशन पता चली कि कैसे कोल, इंडिया में कौन सा कोल है वो इनएफिशिएंट है, फिर वहां पे वॉर चल रहा है, कैसे ये ट्रेड चैनल इंडिया के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को इफेक्ट कर सकती है। तो ऐसे आपको एक लिंक बिठाना है, यहाँ से ये तुम फिजिकल ज्योग्राफी से भी टच हो गया, फिर वहां से आईआर से भी टच हो गया, ठीक है, इकोनॉमी से भी टच हो गया, ठीक है। जब आप सवाल लिखोगे तो ये सारे थ्रेड्स अपने क्वेश्चन में आपको मेंशन करना है। दैट इज व्हाई आई सेड ज्योग्राफी का सिलेबस तो ब्रीफली यही 3 एरियाज हैं, लेकिन लिंक एस्टैब्लिश करना है, ठीक है। कमिंग बैक टू दिस पोर्शन, तो कितने हमारे पास, हाँ, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट, इसमें एक और, दैट इज ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड एंड इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इसमें ट्रांसपोर्ट में या ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इसमें आ जाएंगे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का, इनलैंड वाटरवेज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, रोड्स, फिर वर्ल्ड ओवर कैसा क्या है। जैसे इंडिया, मैं आप इसकी एग्जांपल देता हूँ ज्योग्राफी में, जैसे चाइना जो है वो BRI प्रोजेक्ट चल रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, है ना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। इंडिया मिडिल ईस्ट के साथ लगा रहा है, इंडियन मिडिल ईस्ट इन द एनर्जी कॉरिडोर, या इंडियन इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें इसमें भी आ जाती है। तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उसमें रेलवे, बाकी सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। तो ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इसके साथ जब आप मिला के चलते हो वर्ल्ड फिजिकल और इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी इंटीग्रेट करनी है, मीन्स की कोल पे सवाल आ जाए, कोल, अभी ये जो 2022 के मेंस में आया था, कोल पे सवाल। तो कोल पे जब आपको इंट्रोड्यूस ही करना था कि कोल क्या है, फिर आपको फिजिकल ज्योग्राफी से पहले उसका कॉन्टेक्स्ट लेना था कि इंडिया में कौन सा कोल पाया जाता है, फिर आप मैप ड्रॉ करते कि ये दीज आर द पॉकेट्स ऑफ द कोल, कहाँ पे क्या पाया जाता है उसके हिसाब से, ठीक है। फिर आप वो बाकी चीजें लिखते हैं कि यूक्रेन वॉर से जो है ट्रेड चैनल डिस्टर्ब हुई है, उसकी वजह से शॉर्टेज ऑफ द कोल इंडिया में, फिर उसमें एनर्जी क्राइसिस इंडिया में पैदा होगी, तो वो सारी चीजें। क्लियर बात। ये हमारा सिलेबस हो गया किसका, ज्योग्राफी का। अब इन सिलेबस जो पोर्शन है, खासकर मैं फिजिकल ज्योग्राफी की बात करूंगा, इसके सब कंटेंट्स वो क्या क्या हमें कवर करना है, लेट अस सी दो, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, बोर हो गए, बोर हो गए यहाँ तक, हाँ, टफ है, टफ है, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा लग रहा है, हाँ, नहीं आप अच्छे से बताओ ना, मजा कितना है, मजा है इसमें, इसमें बहुत मजा है, इसमें बहुत मजा है ज्योग्राफी में, आईआर में, इकोनॉमी, इकोनॉमी आपको फिलहाल ड्राई लग रहा होगा क्योंकि आप अभी जीडीपी एनएनपी वगैरह पढ़ रहे हो ना, ड्राई लगेगा वो। मजा आ रहा है, ठीक है, इसमें नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। चलो ठीक है, ओके। फिर मुझे मेरे ही वो है, मुझे जब जब मैंने स्टार्ट किया था बहुत साल पहले, तो मुझे इकोनॉमी बहुत बुरी लगती थी इनिशियली, हिस्ट्री बहुत मुझे, ठीक है, लेकिन फिर आदत पड़ जाती है, क्योंकि इसमें ये तो नहीं चलेगा, हमें मजा आए ना आए पढ़ना तो है, क्योंकि मार्क्स तो सिक्योर करने। इज दैट इट? आप कहाँ से हो? अच्छा, आप तो यहाँ से शालटेन जाना है, और आप, अच्छा, लेकिन आप तो एडवांस की ना, ठीक ठीक ठीक, क्या है आपकी परफेक्ट, आपका किस में, एनवायरमेंटल साइंस में, कहाँ, कश्मीर यूनिवर्सिटी से किया, ठीक, ओके, चलिए,
अब वन बाय वन देखते हैं कंटेंट्स को, वर्ल्ड फिजिकल में क्या है और इंडियन में क्या पढ़ना है हमें। इकोनॉमिक वो थोड़ा सा ओवरलैप करता है, उसमें डिफाइंड सिलेबस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा, ठीक है। ये सिलेबस अपने जहन में रखना है। चलिए, सबसे पहले वर्ल्ड फिजिकल में जनरल जियोग्राफी। जनरल जियोग्राफी में हमें क्या क्या करना है? जनरल जियोग्राफी, क्लियर बात? यूनिवर्स एंड इट्स एवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। सोलर सिस्टम एंड इट्स एवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। अर्थ के बारे में पढ़ना है, क्योंकि हम किसके बारे में पढ़ना चाहते हैं लास्ट में? अर्थ के बारे में ही, हम सारे अर्थ पे, तो अर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अर्थ पे सबसे इंपॉर्टेंट ओरिजिन ऑफ लाइफ वगैरह, और इसके साथ देयर आर डिफरेंट थियरीज, ठीक है, जैसे बिग बैंग वगैरह, वो सारी चीजें। ये सारा कुछ किसमें आ रहा है? जनरल जियोग्राफी में, ठीक। ऑल कम्स इन जनरल जियोग्राफी। सही बात है, यहां तक कोई मसला तो नहीं है? चलिए नेक्स्ट, दैट इज जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी में हमें क्या कवर करना है? जियोमॉर्फोलॉजी, what are we covering in, what we have to cover in geomorphology? जियोमॉर्फोलॉजी में हमें क्या कवर करना है? सबसे पहले इसमें हमें कवर करना है जियोमॉर्फोलॉजी में जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, लैंडफॉर्म्स, seismicity and volcanism, evolution of landforms, different theories, इसके अलावा इसमें रिवर मॉर्फोलॉजी और थोड़ा सॉइल प्रोफाइल के बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक। यहाँ पे एक और, यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में भी, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लेट टेक्टोनिक्स, उसको भी आप लिखिए, ठीक है, वरना वो वोल्केनिज्म और सीस्मिसिटी में भी आता है। दिस मच वी हैव टू कवर फ्रॉम जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी। उसके बाद जियोमॉर्फोलॉजी के बाद कौन सा ये आ जाता है कंटेंट वर्ल्ड फिजिकल में? देखो शाबाश, क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लाइमेटोलॉजी, बहुत ज्यादा सवाल यहां से। इसमें हमें एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ना है, हीट डिस्ट्रीब्यूशन, इसके साथ हीट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक, इसके साथ हीट बजट, वन मोर इज that is heat budget, then is atmospheric circulation, hydrological cycle, ठीक, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, इसके साथ डिफरेंट थियरीज,
air masses and interaction, air masses and interaction, इसके साथ world climate and its classification, world climate and its classification, etc. world climate and its classification, etc. This is in climatology. क्लियर बात? ठीक है, और मिसलिनियस में बहुत सारे विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ लास्ट 12 इयर्स, जब से रिफॉर्म्स हुए यूपीएससी में 2013 से, ठीक है, 2013 से अब तक 2025 के मेंस तक टोटल में 110 क्वेश्चंस पूछे गए हैं ज्योग्राफी से। तो अगर आप एवरेज लेते हो, कितने साल हो गए 2013 से? कितने साल हो गए? 12 साल। 12 जरा करो 110 डिवाइड बाय 12, तो लगभग हर साल कितने क्वेश्चंस आए हैं? 9 सवाल, 9 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट, है ना, ऑलमोस्ट 9 क्वेश्चंस। कभी 8 भी हो सकते हैं, कभी 7 भी हो सकते हो। तो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। 22 या 22 क्वेश्चन होते हैं मेंस के पेपर, उसमें आधा तो यहां से आ रहा है ऑलमोस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, इसके अलावा हमने क्या कौन सा और सेक्शन बताया था? ओशंस। हाँ, ओशिनोग्राफी। ओशिनोग्राफी में हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें ओशन प्रोफाइल इसमें स्टडी करना है। ओशंस के नीचे क्या है, फिर क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ बेज, सीज, स्ट्रेट्स एक्सेट्रा, स्ट्रेट्स एक्सेट्रा। फिर ओशन सर्कुलेशन, ओशन सर्कुलेशन के बारे में पढ़ना है। ओशन करंट्स, ओशन करंट्स, ठीक। ओशन करंट्स के साथ इन करंट्स को इफेक्ट कौन देता है? सैलिनिटी एंड टेम्परेचर प्रोफाइल, salinity and temperature profile of oceans, salinity and temperature profile of oceans, clear? salinity and temperature profile of oceans। लेकिन याद ये रखना है, याद ये रखना कि this all we have to cover in the context of current also, ठीक है। ये तो मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, इसके साथ we have to integrate कि जो करंट अफेयर के थीम्स चल रहे हैं, करंट अफेयर थीम्स चल रहे हैं, ठीक है, वो क्या चल रहे हैं। जैसे जनरल जियोग्राफी में करंट में क्या थीम चल रही है, आप बोलोगे सर साइंस एंड टेक के साथ भी ये ओवरलैप कर रहा है, ठीक है ना। सोलर डिफरेंट स्पेस मिशन चल रहे हैं, स्पेस टूरिज्म चल रहा है, ठीक है ना। करंट में आपने सुना है ये चीजें, स्पेस टूरिज्म के बारे में सुना है। जैसे स्पेस टूरिज्म, लोगों को बाहर स्पेस में एज टूरिस्ट भेजने की बात हो रही है। इसी तरह स्पेस मिशंस की बात हो रही है ना, स्पेस मिशंस की बात हो रही है एटसेट्रा। फिर इंडिया का अभी उसमें क्या कंट्रीब्यूशन है, वो सारा कुछ हम जनरल ज्योग्राफी के साथ इंटीग्रेट करना, तो GS3 का पोर्शन है। अब जियोमॉर्फोलॉजी में अभी किस पे बात हो रही है, ठीक है ना। जैसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लैंड स्लाइड्स इंडिया में क्यों हो रहे हैं, ठीक है, ज्यादा, ठीक है, लैंड स्लाइड्स इंडिया में क्यों हो रहे हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है, प्लेट टेक्टोनिक्स पे, ठीक है। वोल्केनिक, वोल्केनोज पे बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे चाहे वो लैंडस्लाइड हो, वोल्केनोज है, अर्थक्वेक हो, ये तो उधर डिजास्टर का टॉपिक है ना, क्योंकि डिजास्टर में यही तो है, डिजास्टर के साथ लिंक करना है, ठीक है। अगर मैं क्लाइमेट में बात करूं, ठीक है, जैसे क्लाइमेट में साइक्लोन्स हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं, साइक्लोन्स हैं, यहाँ पे सुनामीज हैं, ठीक है ना। ये सारे किसके पार्ट हो गए? इसमें डिजास्टर के साथ भी लिंक करना है। करंट तो है ही है, लेकिन लिंक करना है, छोड़ना नहीं, ठीक है। इसी तरह ओशनोग्राफी में, आज ओशन में हॉटस्पॉट क्या है, जैसे वर्ल्ड ओवर क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, वो इसमें भी होगा, उसमें भी खासकर क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स हम देखते हैं। क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स हम लैंडस्लाइड्स पे भी देख रहे हैं, वो हम देख रहे हैं। यहाँ पे एक टॉपिक चल रहा है अभी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओशन एसिडिफिकेशन हो रही है, कोरल ब्लीचिंग हो रही है, वर्ल्ड ओवर कोरल ब्लीचिंग। इससे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, इससे दुनिया के जो फिशिंग रिजर्व्स हैं वो इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। फिशिंग रिजर्व्स कैसे इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। सपोज मान के चलो, यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ। कोरल ब्लीचिंग मींस कोरल रीफ्स क्या होते हैं? कोरल रीफ्स
कोरल रीफ्स की कोरल ब्लीचिंग, इट इज अ डायरेक्ट आउटकम ऑफ ओशन एसिडिफिकेशन। और ओशन एसिडिफिकेशन क्यों हो रही है? बिकॉज बहुत सारे वेस्ट हम डंप कर रहे हैं किसमें? ओशन। इससे क्या हो रहा है? क्योंकि कोरल रीफ्स जो है इनमें अच्छे खासे फिशिंग रिजर्व्स रहते हैं। क्या रहते हैं? फिशिंग रिजर्व। दुनिया के सबसे अच्छे फिशिंग रिजर्व्स यहां पे रहते हैं कोरल रीफ्स में। मींस कि ये इफेक्ट करता है ओशनिक बायो प्रोडक्टिविटी। ठीक है। दुनिया में कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो डिपेंड करते हैं, जिनका लाइवलीहुड है इसके साथ। इंडिया के कोस्टल रीजन्स, ठीक है ना, आए दिन आप देखते हो सर क्रीक इशू चल रहा है पाकिस्तान और इंडिया के बीच। एक एस्टुअरी है अरेबियन सी में, इंडिया और पाकिस्तान, वहां पे इफेक्ट होता है। आए दिन वहां से फिशरमैन को अगवा किया जाता है, यहाँ से फिशरमैन को छोड़ा जाता है। इसी तरह श्रीलंका और इंडिया के बीच में फिशरमैन का इशू, वो क्यों? बिकॉज दे आर, उनका लाइवलीहुड इस इशू पे है। ठीक है। तो दुनिया में अगर आप देखोगे कुछ ऐसे रिजर्व्स हैं जैसे ग्रैंड बैंक्स है, अभी हम देखेंगे फिर बाद में जब हम ओशनोग्राफी पढ़ेंगे। ग्रैंड बैंक्स है, या इसी तरह हमारे पास है साउथ ईस्ट चाइना सी में अलोंग द आइलैंड्स ऑफ जापान। जापान के ईस्टर्न कोस्ट पे हम देखते हैं, वहां पे दुनिया के बिगेस्ट फिशिंग रिजर्व्स पाए जाते हैं। मींस कि वहां के लोग जो हैं उनका ज्यादा लाइवलीहुड डिपेंडेंस किस पे है? मछलियों पे। अब अगर ओशन एसिडिफिकेशन बढ़ जाएगी, वो इफेक्ट करेगी प्रोडक्शन कम, किस पे इफेक्ट पड़ गया? हाँ, तो अब अगर सवाल आ गया, ये तो क्लाइमेट का सवाल, ये तो ओशनोग्राफी का सवाल है, ठीक है, ज्योग्राफी का सवाल। लेकिन ज्योग्राफी का सवाल को आपको किसके साथ कनेक्ट करना है? ह्यूमन के साथ, और फिर इकोनॉमिक पार्ट के साथ। क्लियर? क्लियर? ठीक। इसी तरह यहां पे कि अभी और एक इशू चल रहा है कि वर्ल्ड वाइड डेजर्टिफिकेशन हो रही है। ठीक है, डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन का मतलब ये नहीं कि डेजर्ट एरिया बढ़ रहा है, इसका मतलब ये होता है फर्टाइल लैंड खत्म हो रही है। फर्टाइल लैंड खत्म हो गई है, तो सवाल है ज्योग्राफी का, डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन। फिर अगर ये सवाल पूछा जाता है ऐसे थीम्स कि मतलब फर्टाइल लैंड, जैसे उन्होंने बताया कि फर्टाइल लैंड कम कम हो रही है, फर्टाइल लैंड कम कम हो रही है, देन यू हैव टू, हाँ, प्रोडक्टिविटी कम। फिर आपको इसको किस कंटेक्स्ट में देखना है? एग्रीकल्चर, क्योंकि आपके पास एग्रीकल्चर एक मेन कंपोनेंट है इकोनॉमी में, जीएस3। ठीक है। आप बोलोगे सर इंडिया में एग्रीकल्चरल लैंड ऑलरेडी लिमिटिंग है। एग्रीकल्चरल लैंड क्या है? ऑलरेडी लिमिटिंग है, क्योंकि इंडिया के पास लैंड उतना नहीं है लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो लैंड कम, पॉपुलेशन ज्यादा, पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, रिसोर्स पे प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, जब इसी ये तो इकोनॉमिक रिसोर्स है, लैंड पड़ा ना, इट इज एन इकोनॉमिक रिसोर्स। ठीक है ना, तो इस पे प्रेशर जब पड़ता है तो इसकी डिग्रेडेशन होगी। मोर एंड मोर हम एक्सट्रैक्ट करना है तो चाहते हैं डिग्रेडेशन, तो डेजर्टिफिकेशन हो जाएगी। और वहां से क्या हो रहा है? क्लाइमेट चेंज की वजह से मानसून पैटर्न बढ़ रहे हैं। ठीक, मानसून पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं। मानसून पैटर्न्स की वजह से क्या हो रहा है? इरेटिक रेनफॉल। इरेटिक रेनफॉल, मान लो मानसून पे एक सवाल आया था रिसेंटली, कमेंट ऑन हाउ in recent times Indian monsoons have changed across time and space and its effect on India's agriculture and people. India's agriculture and people. तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए था, ये तो क्लाइमेट का कॉन्सेप्ट है, मानसून। पहले मानसून को डिफाइन करना है, फिर आपको ये बताना ये चेंज क्यों हुआ है। फिर आप देखिए क्लाइमेट चेंज की वजह से देयर इज एल निनो, देयर इज ला निना, देयर इज आईओडी, उसकी वजह से चेंज हो रहा है। फिर रेनफॉल कभी ओवर हो जा रहा है, कभी डिफिशिएंट हो रहा है, उसका इफेक्ट क्या पड़ता है? ठीक है, एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर पे देयर इज एग्रीकल्चर पे डिफेक्ट अफेक्ट करेगा, तो हमारी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करेगा। फिर इंडिया की जो है 50% पॉपुलेशन डिपेंडेंट है ऑन एग्रीकल्चर इन टर्म्स ऑफ लाइवलीहुड, तो देयर विल बी जॉब लॉस। ठीक है, जॉब लॉस हो जाएगा, परचेजिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। परचेजिंग कैपेसिटी जब कम होती है तो उसकी वजह से यहाँ पढ़ोगे इकोनॉमी। तो ये लिंक करना है टॉपिक को, हैव टू लिंक द टॉपिक। मानसून से बराबर इकोनॉमी तक आ गया सवाल, यही मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। कभी ज्योग्राफी से सवाल, मानसून तो इकोनॉमी के साथ चला गया, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पे आ जाएगा, ये तो क्लाइमेट का सवाल है तो डिजास्टर के साथ, कोल पे सवाल आ गया तो आईआर के साथ लिंक हो रहा है। ठीक है, तो लिंक्स बिठाने हैं क्वेश्चंस में, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। ठीक है, हाँ, तो ये तो जनरल वर्ल्ड फिजिकल में। अब मैं इंडियन की बात करूंगा, इंडियन ज्योग्राफी में, क्योंकि इंडिया भी कहाँ पे वर्ल्ड में है, या कहीं मार्स वार्स वगैरह पे है? वर्ल्ड में ही है ना, तो इंडिया पार्ट ऑफ। तो इंडियन ज्योग्राफी में हमें क्या करना है?
इंडियन ज्योग्राफी में हमें क्या करना, ठीक है। सबसे पहले इंडिया की लोकेशन, कि इंडिया लोकेशन में और इसका एक्सटेंट क्या है, साइज क्या है वगैरह, ठीक है, ठीक। देन फिर फिजियोग्राफिक डिविजन्स, फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया की फिजियोग्राफिक डिविजन्स, ठीक। जैसे मान लो ये मैंने इंडिया बनाया, थोड़ा सा ये टेढ़ा बन गया, डिफरेंट फिजियोग्राफिक डिविजन्स इंडिया के, ठीक है। इंडिया में फिजियोग्राफिक डिविजन, जैसे इंडिया में दीज आर कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। तो ये हमारा हिमालय, ये हमारे हिमालयाज हो गए, ये हमारे कोस्टल प्लेन्स हो गए, ठीक है ना। ये हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू हो गया, ये हमारा डेजर्ट हो गया, ये हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स हो गए, ठीक है ना, नॉर्दर्न प्लेन्स हो गए। और इसके अलावा यहाँ से बिकॉज देयर आर आइलैंड चेन्स, ये हमारे आइलैंड्स हो गए, आइलैंड ग्रुप्स हो गए। आइलैंड ग्रुप्स में यहाँ से भी है कुछ आइलैंड्स, वहां से भी कुछ है आइलैंड। ये हमारे फिजिकल डिविजन, फिजियोग्राफिक डिविजन हो गए इंडिया के। फिर हमें इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम्स को पढ़ना है इसमें, ड्रेनेज सिस्टम्स एंड द इशू ड्रेनेज सिस्टम्स, ठीक है ना। फिर इंडिया के क्लाइमेट को पढ़ना है, फिर इंडिया के सॉइल प्रोफाइल को पढ़ना है, ठीक है ना, सॉइल प्रोफाइल, लेकिन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ करंट, करंट को साथ करना है, ठीक है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ करंट, करंट थीम्स को मिला के, करंट अफेयर थीम्स को मिला के, करंट अफेयर थीम्स को मिला के। जैसे करंट अफेयर थीम्स में आजकल यूपीएससी मेंस में चल रहा है कि हिमालय में दुनिया के बड़े ग्लेशियर्स हैं, है ना, हिमालयन। तो ग्लेशियल रिट्रीट चल रहा है इंडिया, हिमालयन ग्लेशियल रिट्रीट। ग्लेशियल रिट्रीट का मतलब क्या होता है कि मेल्ट हो रहे हैं। देयर इज एन इशू ऑफ दैट इज कॉल्ड ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट, दैट इज कॉल्ड ग्लॉफ, ठीक है ना। इसी तरह इंडिया के फिजियोग्राफिक डिवीजन देयर इज इशू, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो, उत्तराखंड में हो, इशू ऑफ लैंड स्लाइड्स एंड लैंड सब्सिडीज, ठीक है ना, लैंड स्लाइड की इशू। अगर मैं कोस्टल एरियाज में देखूं तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बे ऑफ बंगाल में ज्यादा, अरबियन सी में कम, ठीक है ना, ये इश्यूज हो रहे हैं। और इंडिया के वेस्टर्न पोर्शन में देयर इज द डेजर्टिफिकेशन हो रही है ज्यादा। डेजर्टिफिकेशन क्यों हो रही है? डेजर्टिफिकेशन महाराष्ट्र में फार्मर सुसाइड क्यों कर रहा है? इशू क्या है? इसका लिंक ज्योग्राफी के साथ है, ठीक है ना, ठीक। इधर हरियाणा में पढ़ना ऐसे, हरियाणा पंजाब सैलिनिटी बढ़ रही है, सॉइल की सैलिनिटी बढ़ रही है, क्यों हो रहा है? इससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो लिंक करना है, सैलिनिटी क्यों बढ़ रही है सर? मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था तो सरकार ने यहाँ पे क्या दिया? इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी दी। क्या दी? इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी। इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी दी तो उससे क्या हुआ? यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पे सरकार ने क्या दी? सब्सिडी। इलेक्ट्रिसिटी को सब्सिडाइज किया, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी को क्या किया? सब्सिडाइज किया, सब्सिडाइज किया। तो उससे क्या हुआ? जब इलेक्ट्रिसिटी को सब्सिडाइज किया यहाँ पे, तो हर एक फार्मर ने यहाँ पे क्या दिया? उन्हें पंपिंग स्टेशन बना दिए, ग्राउंड वाटर को ज्यादा एक्सट्रैक्ट किया। क्या किया? ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन ज्यादा हो गई, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन ज्यादा हो गई, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन ज्यादा हो गई।
तो कैपिलैरिटी एक इशू है सॉइल में, उसकी वजह से सॉल्ट ज्यादा आ गया ऊपर, सैलिनाइजेशन हो गई। क्या हो गई? सैलिनाइजेशन। ठीक है, इसकी वजह से इकोनॉमिक ज्योग्राफी में एक सेकेंड, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में कहाँ हो गया हमारा इकोनॉमिक ज्योग्राफी? हाँ, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में एक इंपॉर्टेंट, जब मैं रिसोर्सेज की बात करूंगा वहां पे वाटर एज अ रिसोर्स, सिलेबस में सच नहीं दिया है, वाटर रिसोर्सेज पे बहुत ज्यादा पाया जाता है। इंडिया के वाटर रिसोर्सेज, जैसे इंडिया अपना वाटर डिमांड किससे ज्यादा मीट कर रहा है? ग्राउंड वाटर से, उसके बाद रिवर्स से, उसके बाद लेक्स वगैरह से। तो इसका इंडिया का ग्राउंड वाटर पोटेंशियल कम हो रहा है। क्यों हो रहा है? खासकर उन स्टेट्स में जहां पे इंडिया ने एग्रीकल्चर पे क्या दी है, सब्सिडीज दी है इलेक्ट्रिसिटी पे, तो वहां पे ग्राउंड वाटर नीचे चला जा रहा है। उसकी इम्प्लीकेशंस क्या है फिर? क्लियर बात? ऐसे बनना है। So this way you have to connect the topics. You have to connect the topics. ठीक है? यहां तक बोरिंग लग रहा है? नहीं, बताओ, सच बताओ, मजा आ रहा है? बताओ, मजा आ रहा है? ठीक है, फिजियोग्राफिक डिविजन्स, फिर ड्रेनेज है ना, इंडिया का ड्रेनिंग सिस्टम कैसा है? ड्रेनेज इंडिया में हमें पता है, रिवर्स कैसे बढ़ रहे हैं, उनके पैटर्न्स, क्या इश्यूज है रिवर्स के साथ अभी इंडिया में इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर मेजर रिवर्स, फिर पेनिनसुलर रिवर्स के साथ क्या इश्यूज है? हिमालयन ड्रेनेज अलग से पढ़ना, पेनिनसुलर ड्रेनेज के साथ इश्यूज क्या है? क्या इश्यूज आ रहे हैं इंडिया के हाइडल पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में? क्यों चाइना नॉर्थ ईस्ट के पीछे है? अरुणाचल प्रदेश को क्यों लेना चाहता है? क्यों लेना चाहता है सिक्किम को? क्या इशू है? उनको क्या मिलेगा? उसके पास तो इतना लैंड है। पता चला कि इन दो स्टेट्स में, इंडिया में सबसे ज्यादा जो है हाइडल पावर पोटेंशियल जो है वो अरुणाचल प्रदेश के पास है, क्योंकि इसके पास बहुत ज्यादा रिवर जो है, वहां पे रिवर डिस्चार्ज बहुत ज्यादा, तो इससे क्या हो जाता है, डीप वैलीज हैं, हाइडल पावर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, हाइडल पावर पोटेंशियल, इसलिए इश्यूज हो रहे हैं वहां से। क्लियर बात? इसी के साथ देन वी हैव क्लाइमेट। क्लाइमेट तो उधर हमने पढ़ा है कि वर्ल्ड फिजिकल में क्लाइमेट, वही क्लासिफिकेशन यहाँ पे, वही क्लासिफिकेशन यहाँ पे, और उसके साथ फिर सॉइल प्रोफाइल। इंडिया का सॉइल प्रोफाइल कैसा है? इंडिया का सॉइल प्रोफाइल कैसा है? इंडिया का सॉइल प्रोफाइल। ठीक, जब हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें देखते हैं ना, मेंस के पॉइंट, जो अब ट्रेंड है, जो रीसेंट ट्रेंड है, ये आप जो रीसेंट ट्रेंड है, जो रीसेंट ट्रेंड है, उसके हिसाब से अब जियोग्राफी में एक और जियोग्राफिक पार्ट ऐड हुआ है, ये आप इसके साथ, क्योंकि मेंस में एक तो वर्ल्ड फिजिकल, दैट इज ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, उसके बाद ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ठीक है, फिर है इंडियन ज्योग्राफी, और इंडियन ज्योग्राफी के साथ जो अब, बिकॉज हर किसी सवाल में एनवायरमेंटल इफेक्ट्स, दैट इज एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, ये पार्ट अब ऐड होता जा रहा है। तभी आप देखोगे कि ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट इन GS1, इट इज ओवरलैपिंग with IR in GS2, agriculture and disaster management, environment and science and tech in GS3. क्लियर बात? ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम, परेशानी क्यों होगी? नो नीड, देयर इज नो नीड टू वरी क्यों करना है हमें? जब आप अच्छे से पढ़ोगे तो वरी करने की कोई बात ही नहीं है। यू हैव टू प्रॉमिस दैट यू विल स्टडी वेरी हार्ड। अगर मैं यूपीएससी की बात करूं ना, सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे क्या सिलेबस को कैसे दिया है? सेलियंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की रिसोर्सेज, फिर इंडस्ट्रीज की बात की है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। उसके अलावा इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिना, उसमें अर्थक्वेक्स, सुनामीज, वॉल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन, और इसमें दिया है क्रिटिकल जियोग्राफिकल फीचर्स, वाटर बॉडीज और आइस कैप्स। ठीक है,
और इसमें क्योंकि मैं यूपीएससी का सिलेबस इसको मैं थोड़ा डिकोड करूंगा आपके लिए, ठीक है। यूपीएससी ने जो हमारे को दिया, ठीक। फिर हम आई थिंक कितना टाइम हो गया, फिर हम इसको खत्म करेंगे लेक्चर को, ठीक। डिकोड करूंगा थोड़ा सा क्योंकि ये तो ब्रॉडर एनालिसिस है, यूपीएससी का डिकोड करेंगे, ठीक है। हाँ, डिकोडिंग यूपीएससी सिलेबस ऑफ जियोग्राफी। देखिए सबसे पहले इसने बात की है यहाँ पे सेलिएंट, ये मेंस का सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की रिसोर्सेस across world, ठीक है। और फिर इंडस्ट्री लोकेशन, इंडस्ट्रीज एंड देयर लोकेशन, इंडस्ट्रीज एंड देयर लोकेशन, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट जियो फिजिकल फिनोमेना, जैसे सीज्मिसिटी, वोल्केनिज्म एक्सेट्रा, वोल्केनिज्म एक्सेट्रा। क्रायोस्फीयर और वाटर बॉडीज पे ज्यादा ध्यान दिया है। अब एक लाइन फ्लोरा एंड फौना एंड क्लाइमेट चेंज अफेक्टिंग इट, अफेक्टिंग देम। तो ये है सिलेबस यूपीएससी का ज्योग्राफी का। इसको कैसे डिकोड करोगे, इससे समझ आ रहा है क्या आप सिलेबस में पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, नहीं आ रहा है ना समझ इसमें, ठीक है। तो कैसे हम उस कॉन्टेक्स्ट में देखें, जब हमने कहा सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, तो ये सारा जो हमने डिकोड किया, ठीक है ना, उसमें जियोमॉर्फोलॉजी भी है, क्लाइमेटोलॉजी भी है, ओशियनोग्राफी भी है, फिर करंट थीम जो भी चल रहे हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की रिसोर्सेज इंडिया, और ये सारा इकोनॉमिक ज्योग्राफी है। इंडिया फिजिकल इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमेना, ये सारा जियोमॉर्फोलॉजी वर्ल्ड फिजिकल का है, इंडिया का भी। क्रायोस्फीयर एंड वाटर बॉडीज, ये ह्यूमन ज्योग्राफी इकोनॉमिक ज्योग्राफी का भी पार्ट बन रहा है। और ये जो है फ्लोरा एंड फौना एंड क्लाइमेट चेंज अफेक्टिंग दैट, ये पार्ट जो है ये डायरेक्ट आता है हमारी एनवायरमेंटल ज्योग्राफी का पार्ट, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, ठीक है, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। तो इंटीग्रेटेड स्टडी प्लान लेना है प्रीलिम्स के लिए, आपको वर्ल्ड फिजिकल और इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी पे ज्यादा फोकस लेना है, स्टैटिक पार्ट पे ज्यादा फोकस, स्टैटिक पार्ट पे। लेकिन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इतना करना है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इतना करना है, ठीक। अब लास्ट 2013 से क्या रही है मेजर थीम्स जहां से सवाल आए, ठीक है। मेजर थीम्स, मेजर थीम्स फ्रॉम 2013 2025 जहां से यूपीएससी ने मेंस में अपने सवाल पूछे हैं। क्लियर बात, थक गए, थकना क्यों है, थक गए, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। जो मेजर थीम्स हैं, किन थीम्स पे ज्यादा सवाल पूछे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एक सेकेंड, ये थीम्स आप बनाओगे अपने सिलेबस अपनी कॉपी पे भी, और बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्लियर बात, चलिए सबसे पहले देर इज क्वेश्चन ज्यादा लैंडस्लाइड्स पे,
क्वेश्चंस लाइक डेजर्ट्स पे, क्वेश्चंस लाइक रिवर मॉर्फोलॉजी पे, क्वेश्चंस साइक्लोन्स पे, क्वेश्चंस प्लेट टेक्टोनिक्स पे, क्वेश्चंस मॉनसून्स पे, ठीक है, क्वेश्चन ओशन करंट्स पे, क्वेश्चन ओशन एसिडिफिकेशन से, एटमॉस्फेयर से, ठीक है, ठीक है। इसी तरह ह्यूमन ज्योग्राफी की मैं अगर बात करूं, एनर्जी रिसोर्सेज से, एनर्जी रिसोर्सेज से, अब एनर्जी रिसोर्सेज से जो न्यूज में भी होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा वाटर वगैरह, जैसे अभी इंडिया और पाकिस्तान में जब वो स्कर्मिशेस हुए तो इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को अगेंस्ट किया था, तो उस पे क्योंकि ये जियो पॉलिटिक्स के साथ भी लगता है, ठीक है ना, जियो पॉलिटिकल लिंकेज भी स्टैब्लिश करनी है, जियो पॉलिटिकल लिंकेज, ठीक है। फिर यहां से इंडस्ट्रियल लोकेशन से भी सवाल आया, इंडस्ट्रियल लोकेशन। आप मुझे बताओ दुनिया में सबसे ज्यादा गाड़ियां कहां पे बनती है? गाड़ियां, है ना। अभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जर्मनी आगे क्यों है? कभी सोचा इस पे? जर्मनी आगे क्यों है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में? जैसे वहां पे फोर्ड, वोक्सवैगन ऐसी गाड़ियां क्यों निकलती हैं? क्यों? बिकॉज जर्मनी के पास कौन सा रिसोर्स अच्छा है? आयरन, ठीक है। जापान ही अच्छी गाड़ियां क्यों बनाता है? टोयोटा है, बाकी जगह क्यों? बिकॉज जापान के पास ऐसे रॉ मटेरियल होने, लेकिन जापान के पास आयरन के रिजर्व ज्यादा, इंडिया उसको एक्सपोर्ट करता है विशाखापट्टनम पोर्ट से, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रियल लोकेशन भी आपको, झारखंड में ही या वेस्ट बंगाल में ही कोल माइंस क्यों है, या हेवी इंडस्ट्रीज उसी बेल्ट में क्यों है? क्योंकि वहां पे रिजर्व है, ठीक है। इंडस्ट्रियल लोकेशन इसी तरह। और सवाल इंडियन ज्योग्राफी से, हिमालयन क्रायोस्फेरिक पार्ट, क्रायोस्फेयर किसको कहते हैं? द पार्ट ऑफ अर्थ कवर्ड विद स्नो, दैट इज कॉल्ड आइस, क्रायोस्फेरिक पार्ट। और जैसे लैंडस्लाइड इशू हिमालय का, ठीक है ना, इंडिया के फ्रेश वाटर रिजर्व्स का इशू, फ्रेश वाटर रिसोर्स के इशू, इंडिया में इरिगेशन के इश्यूज, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन या सैलिनाइजेशन, इस पे सवाल, ठीक, ये सारे थीम्स रिपीट हो रहे हैं इसमें, ठीक है। तो हम देखते हैं लास्ट जितने भी क्वेश्चंस आए हैं 2013 से अराउंड दिस, दीज थीम्स रिपीट हुए हैं, ये थीम्स, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू कंसिडर विद रिस्पेक्ट टू ज्योग्राफी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे ही गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखने ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। प्रीलिम्स कंटेंट में आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, रिवाइज प्लस उसमें वैल्यू एडिशन करो, ठीक है, सिंपल वैल्यू एडिशन। जो कंटेंट जैसे वर्ल्ड फिजिकल, इंडियन फिजिकल, उसमें से थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करना है और उसी को रिपीट रिवाइज करना है, दैट इज। लेकिन इसके साथ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैपिंग अच्छी आनी चाहिए, मैप्स, ठीक है, जो हम क्लासरूम्स में भी अच्छे से करेंगे। फिर आपको अंडरस्टैंड करना है रिपीट वैल्यू कितना है क्वेश्चंस का, रिपीट वैल्यू कितना है, जो हम देखेंगे कि ज्योग्राफी के सवालों में थीम्स बहुत रिपीट होते हैं, थीम्स बहुत रिपीट, तो रिपीट वैल्यू बहुत ज्यादा है। रिपीट वैल्यू, एक क्वेश्चन 2013 में आया है, वही क्वेश्चन 2020 में आया है, लेकिन वर्डिंग चेंज हो रही है, ठीक है, रिपीट वैल्यू बहुत है ज्योग्राफी में, ठीक है। इसके अलावा कोई कोई क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड पार्ट भी होता है, सारे के साथ सवाल आपको नहीं आएंगे, लेकिन करने तो सारे हैं, लेकिन कुछ एक दो सवाल ऐसे भी होंगे जो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे, जो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन। इसके अलावा यू हैव टू एस्टैब्लिश लिंक्स विद शब्द GS2 GS3, you have to establish GS2 or GS
लिंक्स, हाँ, इसमें IRs के साथ, इकोनॉमी के साथ, एनवायरनमेंट के साथ, डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ आपको लिंक्स स्टैब्लिश करनी है. You have to establish links. Clear बात? You have to establish links. With rest of the. तो क्या रहा याद अभी तक? सिलेबस याद रहा? तो जितना भी हमने डिस्कस किया ये याद रहा? One thing I want to tell you है, जर्नी बहुत लॉन्ग है, लेकिन मुश्किल तो है ही, इम्पॉसिबल. ये एग्जाम डाइवर्स है, मुश्किल नहीं है कि वो वाला आपको एक डायरेक्शन में ही नहीं चलना है, आपको बहुत सारे एरियाज को देखना है और अपनी स्टडी को बहुत डाइवर्स करना है. जो क्लासरूम में मैं आपको जब भी मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा आपको होपफुली इंशाल्लाह करेंगे स्टार्ट, तो ज्योग्राफी को बिल्कुल बेसिक से करेंगे हायर लेवल तक, ताकि आपके यूपीएससी के सवाल भी ना हो गलत और जेपीएससी के सवाल भी ना हो गलत. क्लियर? यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, रेगुलर. एक लेक्चर फिर नेक्स्ट लेक्चर समझ नहीं आता. ठीक, डरना नहीं है इस एग्जाम से, क्योंकि डर, आपको कल को ऑफिसर बनना है, तो ऑफिसर किसी से डरता नहीं है. मत डरेगा, अगर वो डरेगा तो काम कैसे करेगा? ठीक है. दिस एग्जाम इज वेरी स्पेशल, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, डाइवर्स है. बिकॉज स्पेशल इसलिए है क्योंकि जो इस एग्जाम को आप क्वालिफाई करने के बाद हासिल करोगे वो बहुत स्पेशल है. करेक्ट. दैट इज वाई आपको तैयार रहना पड़ेगा एक्स्ट्रा प्रेशर लेने के लिए, एक्स्ट्रा चीज़ों पे, उन चीज़ों पे उस तरीके से सोचने के लिए, बाकी जो लेमन उस तरीके से नहीं सोचेगा. ठीक, आर यू रेडी? रेडी? जोर से बोलो ना. आज के सेशन में इतना ही. इंशाल्लाह क्लासेस हम स्टार्ट करेंगे होपफुली मंडे से. तो मंडे से हम बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से ज्योग्राफी को कवर करने की कोशिश करेंगे. ठीक है? इज दैट इट? कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है? चलिए, थैंक यू.